बजट की बारीकियों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी अजय सेठ सर और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी विवेक जोशी सर। अजय सेठ सर, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। आपने बजट में एक बात कही है, या ये कहें कि बजट में एक बात है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एक ईज डाउन और एक ईज़ ऑफ डूइंग की चर्चा उसमें की गई है। सर, किस तरीके से किया जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर के बजट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए ऑलरेडी अनाउंसमेंट था, सेबी को आपने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, बजट में कहा था कि एफपीआईज को जो तकलीफ़ें हैं उन पे काम किया जाए, एक कमेटी फॉर्म की जाए। एक कमेटी बनाई भी गई। उसके बाद सर फिनेंस मिनिस्ट्री ने भी एक कमेटी बनाई, उनकी भी रिपोर्ट आई है। तो अब ये नया जो रेगुलेटरी ईज़ ऑफ डूइंग है उसमें क्या होगा? इसमें आपको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हमें इस प्रयास को देखना होगा कि सरकार का एक बड़ा ही दृढ़ विश्वास है कि हमें जो भी कंप्लाइंसेस हैं जो ज़रूरी हैं उन्हें रखनी है, ज़रूरी नहीं है बदलते समय के साथ उन्हें बदलना है, उन्हें फिर हटाना भी है। और इसी तरह से पिछले 3 और 4 वर्षों के प्रयासों में करीब 39,000 कंप्लाइंसेस को कम किया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने मिलकर काफ़ी कुछ प्रोविज़न, करीब 4,000 के करीब उसे डीक्रिमिनलाइज किया गया है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे आपने बताया कि जो एफपीआई का रजिस्ट्रेशन के संबंधित जो है वो सेबी ने वहाँ पर काम किया है, जल्दी ही वहाँ पे उनके बोर्ड में उसके बारे में प्रस्ताव आएगा। फिर आपने एक वो जो कहा कि एक जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड की कमेटी, वो कंप्लाइंसेस के बारे में नहीं थी, वो ईज़ ऑफ बिजनेस के बारे में उनका क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेना है। उसमें मिस्टर दामोदरम की अध्यक्षता में उन कमेटी ने बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव काम किया। उस पर अब सरकार में उस पर नव चर्चा हो रही है कि उसके निर्णय की स्थिति में वो पहुंच रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में कि हम बिज़नेस की ईज़ ऑफ बिज़नेस कर सकें, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस को कम कर सकें, जहाँ पे कंप्लायंस रेगुलेशन में और ज़्यादा मजबूती लानी है, कहीं पे कम करना है, क्या एडजस्टमेंट करना है, तो सारा काम सरकार के विभागों में भी चल रहा है। और इसी तरह से जो रेगुलेटर्स हैं वो अपना खुद करेंगे उसका रिव्यू। और जैसे कि हाल में पिछले वर्षों में आरबीआई ने ऑलरेडी करा हुआ है, बाकी रेगुलेटर भी उस रास्ते पे चलेंगे। सर विवेक सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक हम उम्मीद कर रहे थे कि जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल है उसकी चर्चा बजट में हो सकती है। आपने डिस्कशन पेपर भी लाया, डिस्कशन पेपर पे कमेंट्स भी आए, तो सर वो इस बजट में मिसिंग था। सर, क्या उसमें देरी अब होगी, इस वजह से नहीं आ पा रहा, या क्योंकि सर आप कंपोजिट करना चाह रहे हैं हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस को या टर्म इंश्योरेंस को, तो उसमें एक रिजर्वेशन है, इस वजह से उसमें देरी हो रही है? क्या एक बड़ी वजह है जो सर इस बार उस पर चर्चा नहीं हो पाई? नहीं, वो एक तो डिस्कशन पेपर नहीं था, वो ड्राफ्ट बिल था जो पब्लिक कमेंट्स के लिए रखा गया था। उसी पे हमने स्टेट गवर्नमेंट से चर्चा के लिए उनसे भी भेजा गया और इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन उसमें चल रहा है। सारे कमेंट्स को हम लोग वो कर रहे हैं एक्चुअली, कोलेक्ट करके, और उसके बाद जो भी नए चेंजेस होंगे उसको फिर काम को आगे बढ़ाएंगे। उसमें कोई रीथिंक वाली बात नहीं है। तो सर मतलब ये हम माने कि आने वाले समय में कंपोजिट हो पाएगा और जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ से 50 करोड़ के आसपास, जो ड्राफ्ट बिल के अंदर जो ये नेटवर्थ वगैरह का काम है, ये इरडाई को देने का प्रपोजल प्रावधान किया गया है। तो अब देखते हैं किस रूप में वो बिल फाइनली आता है। जो कमेंट्स बहुत सारे आए हुए हैं उनको हम लोग एसिमुलेट कर रहे हैं। सर, इसके साथ साथ सर जो बोरोइंग है वो, और जो फिस्कल डेफिसिट आप कह रहे हैं कि इस बार 6.4 रहेगा, 5.9, और 2026 तक हम 4.5 जाएंगे। सर, कितने कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि ग्लोबल हेडविंड्स पे काफ़ी चैलेंजेस हैं। लास्ट 2-3 पहले 2020 में हमने कोविड देखा, फिर यूक्रेन रशिया वॉर देखी। तो सर आप कितना कॉन्फिडेंस यहाँ पे रखते हैं इस प्रोस्पेक्ट से? 100%। बिल्कुल, मतलब ये जो इस वर्ष का टारगेट 6.4% था और उस पर डटे हुए हैं। रिवाइज एस्टिमेट वही नंबर है और उसका पूरा कॉन्फिडेंस है कि 6.4 में रहेगा। अगले वर्ष के लिए 5.9% रखा गया है और हम लोगों ने एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चले हैं, जहाँ पर रेवेन्यू में हम कंजर्वेटिव हैं और एक्सपेंडिचर में हम रियलिस्टिक हैं। और साथ ही वित्त मंत्री ने एक बड़ा स्पष्ट तौर पे एक कमिटमेंट दिया है कि वर्ष 25-26 तक उसे 4.5% से कम पे लाया जाएगा। तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं और उस रास्ते पर अडिग हैं।
लेकिन सर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं उसमें से 1,30,000 करोड़ आपने स्टेट्स के लिए रखा है सर। इस साल भी सर स्टेट्स 1 लाख करोड़ का जो आपने उनको अलाउ करा था उसको सर वो पूरी तरीके से नहीं कर पाए, तो लग रहा है सर 10 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हो पाएगा? देखिए, इसमें जो 7.5 लाख का था उसमें 1 लाख राज्य सरकारों को मदद करना था, उसमें करीब 20,000 करोड़ जो था वो रिफॉर्म से लिंक्ड है। तो कुछ राज्य उसमें कर पाए हैं, कुछ अभी उस रास्ते पे हैं, शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जो 20,000 करीब शॉर्टफॉल आ रहा है उसका अधिकांश भाग राज्यों की वजह से आ रहा है उसमें। लेकिन जो केंद्र सरकार के एजेंसीज हैं उनके लिए करीब 6.5 लाख था और वो लगभग अपना टारगेट अपना पूरा करेंगे। अगले वर्ष का जो रखा गया, और इसमें साथ में एक ये भी ध्यान देना है कि जो पीएम गति शक्ति का एक जो अप्रोच है उसकी तरह से उसकी प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, और सरकार ने जिस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दिया है, तो एक कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, कैपेसिटी टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ये जो अगले वर्ष का 10 लाख करोड़ का बजट रखा गया है, इसका सही तरह से सही समय पे इस्तेमाल करने में कोई संशय की बात नहीं है इसमें। सर इसका इन्फ्लेशन पे सर आपका क्या आउटलुक है? जो इन्फ्लेशन की वजह से जो आपने आपने और आरबीआई ने दोनों ने मिलकर जो स्टेप्स उठाए थे, आपको लगता है कि सेकंड हाफ के बाद भी उसको कंटिन्यू रखा जाएगा या ईज डाउन पॉसिबल है? क्योंकि जो टारगेट है जिस तरह से आरबीआई की कमेंट्री है कि 6% से नीचे आ जाएगी, तो उसके बाद से वो जो कर्ब्स हैं वो कम होंगे, ज़्यादा टाइटनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जो मॉनेटरी टाइटनिंग है उसके अलग अलग पहलू भी होते हैं। एक तो उसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो एक उसके बारे में भी प्रभाव होता है। साथ ही साथ जब विश्व के अलग अलग सेंट्रल बैंक वो भी अपनी मॉनेटरी बढ़ा रहे हैं, चूँकि इकॉनमी सारी इकॉनमी एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। हालांकि हमारे उसमें कैपिटल कंट्रोल्स हैं, लेकिन जो कैपिटल आई है वो वापस भी जा सकती है। तो जो एक मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग है उसके अलग दो ये पहलू आते हैं उसमें। साथ ही साथ जब आप इन्फ्लेशन में देख रहे हैं तो 6% से तो कम आ ही गया है उसमें, और उसमें आरबीआई के कदम महत्वपूर्ण रहे। साथ ही साथ जो सरकार को कदम लेने थे कि जहाँ पर कस्टम ड्यूटी का एडजस्टमेंट करना था या फ्री इंपोर्ट को अलाउ करना था, ईडेबल ऑयल्स में एडजस्टमेंट करने थे उनकी इंपोर्ट रजीम के लिए। साथ ही साथ जो एफसीआई के स्टॉक हैं उन्हें सही समय पर रहते मार्केट में ओपन सेल के लिए रिलीज़ करना, तो इन सब के परिणाम आ रहे हैं और उम्मीद यह है कि अगले वर्ष में इन्फ्लेशन में और कमी आएगी। सर फिनेंशियल इंक्लूज़न एक बड़ा सब्जेक्ट है सर, और सर आप जिस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं सर उनके पास एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उस चीज़ को लेकर। सर गवर्नमेंट बैंक्स तो उसमें अच्छे से काम करते हैं लेकिन प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो उसमें इतने आगे नहीं आते, और सर क्या मेजर्स हम ले सकते हैं? क्योंकि बजट में भी बात की गई कि फिनेंशियल लिटरेसी बढ़ाई जाए, उस पर काम किया जाए, सब रेगुलेटर्स को मिलकर काम करने को कहा गया। तो सर अल्टीमेटली सर फिनेंशियल इंक्लूजन अल्टीमेट गोल है, तो सर किस तरीके से उस पर काम होगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन में पब्लिक सेक्टर बैंक आपने कहा अच्छा काम कर रहे हैं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये बात ठीक है। तो अभी रिसेंटली एक रिव्यू भी किया गया था मेरे द्वारा, तो उनको इस डायरेक्शन में मोटिवेट करना है, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना है, और उससे करके हम लोग करेंगे। और सभी ने अश्योर किया कि वो आगे इस कार्य को बढ़ाएंगे क्योंकि ये नेशन का काम है इसको आगे बढ़ाना। सर लास्ट 2 क्वेश्चन सर। एक आपसे सर 81 बॉन्ड्स को लेकर वापस एक बहस शुरू हो गई है सर आफ्टर सर बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सर, तो सर उस पर कुछ वापस रीलुक डीएफएस आरबीआई कुछ वापस करेंगे सर? अभी तो इसमें वो आरबीआई और सेबी के बीच की बात है, उसमें कोर्ट का भी इसमें भी व्यू आना है और उसके बाद सरकार को और व्यू लेना है तो उसमें आएंगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग। थैंक यू।